नमस्कार, आदाब, मैं शरिया से स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सोनिया, राहुल, राजनाथ समेत दिग्गजों ने डाला वोट। जेनजी से डरे नेपाल के पीएम, नेपाल में हुआ तख्तापलट, पीएम केपी ओली ने दिया इस्तीफा। उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग के बीच संजय सिंह का चौंकाने वाला दावा, परिणाम होंगे अप्रत्याशित। बाढ़ राहत पर राजनीति, सुरेंद्र राजपूत का पीएम मोदी पर निशाना, विपक्षी राज्यों की अनदेखी का लगाया आरोप। एमएलए मेहराज मलिक के समर्थन में उतरे आपके सीनियर लीडर्स, केजरीवाल ने गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा बीजेपी यूज एंड थ्रो वाली पार्टी। अफगानिस्तान में भूकंप से 49 गांवों के 5230 घर तबाह, 262 गांवों तक नहीं पहुंची यूएन की मदद। भारत के उपराष्ट्रपति के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला वोट डाला। उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी आमने सामने। राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार हैं, जिसका सीधा मुकाबला विपक्ष के संयुक्त प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी से। सुबह 10 बजे शुरू हुई वोटिंग शाम 5 बजे तक चलेगी। शाम 7 बजे तक नतीजे घोषित होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, कितनी तैयारी आप लोग की, क्या रणनीति? बस सब बहुत, ये इलेक्शन जब से अनाउंस हुआ तब से सब अपनी तरह से हम सब कोशिश कर ही रहे हैं। कई पार्टियों ने अब्सटेन करने का भी निर्णय। नहीं, वो तो इंडिया अलायंस की तो है नहीं, वो सारी पार्टियां तो बीजेपी के मित्र पक्ष है, तो ये जवाब आपको बीजेपी को पूछना पड़ेगा। लेकिन क्या क्रॉस वोटिंग की आशंका है? क्योंकि नहीं, क्यों ऐसी चीजें क्यों बोले? हर व्यक्ति ने, इतना बड़ा ये इलेक्शन है और ये कोई पार्टी का सिर्फ सवाल नहीं है, हर व्यक्ति ने ऐसे ही उस पोस्ट पे बैठा जाए जो देश का हित रखे। ऑपोजिशन की तरफ से इसके लेकर अपील भी की गई, आपके जो उम्मीदवार है उन्होंने भी अपील की, खासतौर पे साउथ की पार्टियों से। नहीं, सबसे की है। अरे वो तो अधिकार है ना, संविधान ने हमको अधिकार दिया है सबको वोट मांगने का। नेपाल में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। आज केपी ओली सरकार के 9 मंत्रियों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री केपी ओली ने अपनी पार्टी के मंत्रियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वो किसी भी हालात में इस्तीफा न दें। इन मंत्रियों ने इस्तीफा देने का कारण सरकार की नीतियों और सोमवार को सोशल मीडिया बैन को लेकर हुई हिंसक जेनजी प्रदर्शन के दौरान सरकारी कार्रवाई को बताया है। उधर नेपाल के वीरगंज में नेपाल सरकार के कानून मंत्री अजय कुमार चौरसिया का भी घर जला दिया गया है। इस्तीफा देने वाले मंत्रियों में मुख्य रूप से कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और सूचना मंत्रालय से जुड़े नाम शामिल हैं। उनका कहना है कि सरकार ने नागरिकों की आवाज़ को दबाने और लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान न करने के कारण ये कदम उठाया। साथ ही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और मैं अभी इधर आया हूँ। कल बहुत सारे स्टूडेंट मारा गए। हमारा ये नेपाल में जो अभी कंडीशन है ना, उसके हिसाब से हमें ये केपी ओली हमारा ये देश को ये छोड़ के जाना चाहिए। ऐसे हमारा देश को बहुत सारा स्टूडेंट लोग मर गया है, इसलिए हमें ये केपी को हमारे देश से निकालना चाहिए। और हम जैसा स्टूडेंट को ना, ये हमारा देश के लिए आवाज़ उठाना चाहिए हमको। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने उपराष्ट्रपति चुनाव पर कहा है कि भाजपा और पीएम हमें ये बताएं कि अगर उपराष्ट्रपति पद का चुनाव बैलेट पेपर से हो सकता है तो देश के सांसदों और विधायकों के क्यों नहीं? अगर सरपंच और जिला परिषद का चुनाव बैलेट पेपर से हो सकता है तो सांसदों और विधायकों का क्यों नहीं? ये हमारा प्रश्न है। जहां तक उपराष्ट्रपति चुनाव का प्रश्न है तो कांग्रेस और सभी विपक्ष के लिए ये संविधान की रक्षा, आमजन, गरीब, किसानों, युवाओं और महिलाओं तथा उनके अधिकारों की रक्षा की लड़ाई है। कितने आश्वस्त हैं आप लोग? हालांकि नंबर आप लोगों के पास नहीं है, फिर भी आप लोग किस तरीके का संघर्ष देख रहे हैं? सबसे पहले तो पूरा देश देख रहा है, भाजपा और प्रधानमंत्री ये बताएं कि अगर उपराष्ट्रपति पद का चुनाव बैलेट पेपर से हो सकता है तो देश के सांसदों और विधायकों का क्यों नहीं? अगर सरपंच का, जिला परिषद का चुनाव बैलेट पेपर से हो सकता है तो सांसदों और विधायकों का क्यों नहीं? एक तो मूल प्रश्न ये है। और जहां तक उपराष्ट्रपति चुनाव का प्रश्न है, कांग्रेस और समूचे विपक्ष के लिए ये संविधान की मर्यादाओं और परंपराओं की रक्षा की लड़ाई है। हमारे लिए ये लड़ाई केवल वोट डालने तक सीमित नहीं, ये संसद, जो आपके सामने संसद का परिसर नजर आता है,
इसकी मर्यादा और परंपराएं जो हैं, इसके मापदंड और मूल्य जो हैं, उनकी रक्षा की लड़ाई है। और आखिर में आम जनमानस के लिए प्रजातंत्र की रक्षा की लड़ाई है। गरीब और वंचित और शोषितों के, नौजवानों और किसानों के, महिलाओं के, उनके अधिकारों की रक्षा की लड़ाई है। और ये लड़ाई कांग्रेस और समूचा विपक्ष सुदर्शन रेड्डी जी के नेतृत्व में लड़ रहा है। इसीलिए हम चुनावी मैदान में हैं। पीडीपी के नेता इल्तिजा मुफ्ती ने रविवार को जम्मू कश्मीर प्रशासन पर एक स्थानीय दरगाह में हुई हालिया घटना के सिलसिले में कई लोगों को हिरासत में लेने को लेकर निशाना साधा और अधिकारियों पर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष दरक्षा को बचाने का आरोप लगाया है। इल्तिजा ने कहा कि दरक्षा के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज होने के बावजूद पुलिस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जबकि निर्दोष लोगों को हिरासत में लिया गया है। सबसे पहली चीज, पीडीपी ने आज जो चेयरपर्सन है वक्फ बोर्ड की, उनके अगेंस्ट वी आर ट्राइंग कि एक एफआईआर रजिस्टर हो। हम पहले निगीन पुलिस स्टेशन गए, उसके बाद हम हजरतबल पुलिस स्टेशन गए, अभी तक हमें पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। ताज्जुब की बात यह है कि जब वक्फ चेयरपर्सन और वक्फ मेंबर के बोर्ड्स पुलिस को इंस्टिगेट करते हैं कि उन लोगों को अरेस्ट करें जिनने वहां पे वो एम्ब्लेम चिप किया, डिसमेंटल किया, तो उनको इमीडिएटली विद इन 24 आवर्स अबाउट 50 पीपल हैव बीन डिटेन्ड। और इनमें से कितनों के ऊपर पीएसए लगेगा वो हम अभी तक नहीं जानते हैं। तो लॉ जो है कश्मीर में वो उल्टा चल रहा है, इनवर्सली चल रहा है, क्योंकि उन इनोसेंट लोगों को पकड़ा गया है जिनका कोई कसूर नहीं था, जिनका कोई दोष नहीं था। और जो वक्फ के लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, खासतौर से जो चेयरपर्सन रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनने डिलिबरेटली कश्मीरी लोगों का, यहाँ पे जो मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं, उनके जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं उनके साथ खिलवाड़ किया, डिलिबरेटली उनको प्रोवोक किया, इंसाइट किया, उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया है वक्फ चेयरपर्सन के अगेंस्ट। बट अनफॉर्चुनेटली उनके कहने पे पुलिस ने इमीडिएटली जो इतने सारे वहां लोग थे, शामिल थे, जिनने वहां ये प्लैक डिसमेंटल किया, दे हैव बीन इमीडिएटली अरेस्टेड। तो मैं यहाँ आके आपको बुला के यही बात करना चाहती थी कि लॉ कश्मीर में ड्यू प्रोसेस इज नॉट बीइंग फॉलोड। द लॉ हैज बीन टर्न अपसाइड डाउन ऑन इट्स हेड एंड इट्स बीइंग फॉलोड इनवर्सली। सो आपको यहाँ बुलाने का यही मकसद था। और मेरी यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल है, सरकार से भी यही सवाल है कि आप ये कैसे होने दे सकते हैं कि जो इनोसेंट लोग हैं उनको पकड़ा है आपने, बजाय इसके कि जो वक्फ की चेयरपर्सन है जिनने इतनी बड़ी वहां तौहीन की। पंजाब में बाढ़ से अब तक 51 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पीएम मोदी हवाई सर्वे करेंगे। इसके अलावा गुरदासपुर में हाई लेवल मीटिंग होगी। राज्य में बाढ़ की स्थिति ज़्यादा खराब हो गई है। फिलहाल मौतों का आंकड़ा 51 हो गया। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और पंजाब के कई जिले जलमग्न हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के पंजाब दौरे पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि हमने उनसे मांग की कि अगर वो वहां जा रहे हैं तो सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए नहीं, उन्हें 20,000 करोड़ रुपए के बाढ़ पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। तो वो हमने मांग की है उनसे कि जब आप वहां जा रहे हैं तो सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए ना जाइए, जो कि आपकी आदत है। आप 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज बाढ़ के लिए, जो राहत का पैकेज है, वो ऐलान करके आइए, क्योंकि वहाँ सड़कों का नुकसान हुआ है, मकानों दुकानों का नुकसान हुआ है, मवेशियों का नुकसान हुआ है, फसलों का नुकसान हुआ है, बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। तो इसलिए आप वहाँ पे जा रहे हैं तो राहत का पैकेज दे के आए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य में बाढ़ की स्थिति से हुए नुकसान पर कहा है कि किश्तवाड़ और माता वैष्णो देवी में काफ़ी हद तक जान का नुकसान हुआ है। मकान, दुकान, सरकारी संरचना, फसल का बहुत नुकसान हुआ है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम रेलवे मंत्री से अनुरोध करेंगे कि ट्रैक हमारा खुलवा दें और 2-4 स्पेशल ट्रेन चला दें, ताकि हम ज़रूरी सामान जम्मू से कश्मीर पहुंचा पाएँ। इससे थोड़ी राहत मिलेगी और हमें जितना नुकसान हुआ है उसका हमें मुआवजा मिलेगा। काफ़ी हद तक जानी नुकसान, खासकर किश्तवाड़ और माता वैष्णो देवी में। उसके बाद माली नुकसान, मकान, दुकान, सरकारी स्ट्रक्चर, उन्हें भी नुकसान हुआ है। और खासकर इन दिनों में हम देख रहे हैं फसल को बहुत नुकसान हुआ है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर दोनों। और बदकिस्मती से लगातार इतने दिन हाईवे बंद रहने का नतीजा ये रहा कि जहां मेवे का नुकसान बारिश से नहीं हुआ, वहां अब ट्रकों में सामान सड़ रहा है। अब जब कॉम्पनसेशन की बात आएगी तो उन लोगों को भी कॉम्पनसेट करना होगा जिनका हार्वेस्टेड फ्रूट जो है वो ट्रकों में सड़ गया है। हमारी कोशिश है और मैं दोबारा
मरकजी रेल मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि ट्रैक हमारा खुला है, 2-4 अगर स्पेशल ट्रेन यहां से चलें जिससे कि जरूरी सामान जम्मू से हम कश्मीर पहुंचा पाएं और खासकर यहां से मेवा जो है हम निकाल पाएं, तो मुझे लगता है थोड़ी सी राहत लोगों को मिलेगी। लेकिन हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जितना हमें नुकसान हुआ है उस नुकसान का हमें मुआवजा मिले। भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आज सुबह से जारी है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि समर्थन किसे देना है। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने यह फैसला लिया है कि हम विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को समर्थन देंगे। लोकसभा और राज्यसभा के सभी आप सांसद इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को वोट करेंगे। क्रॉस वोटिंग की आशंका पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि ये तो पार्टियों को ही चेक करना पड़ेगा कि किस पार्टी में किसकी संभावना है। अरविंद केजरीवाल जी ने, जो पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, और पार्टी ने ये फैसला लिया है कि हम विपक्ष के उम्मीदवार आदरणीय सुदर्शन रेड्डी जी को अपना समर्थन देंगे, अपना वोट देंगे। तो हमारे सारे सांसद जो हैं वो लोकसभा राज्यसभा के विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी जी को। क्रॉस वोटिंग की भी आशंका जताई जा रही है। अब देखिए, क्रॉस वोटिंग को तो पार्टियों को चेक करना पड़ेगा कि किस पार्टी में क्रॉस वोटिंग की संभावना है। हमारी पार्टी में ऐसी कोई न संभावना है, ना हम इसमें कहीं कोई किसी के ऊपर संदेह कर रहे हैं। सारे के सारे वोट विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी जी को पड़ेंगे। अब एक उदाहरण जरूर है जो हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्रॉस वोटिंग करके जो मोदी अमित शाह के चहेते उम्मीदवार थे उनके खिलाफ वोट किया। तो ये एक जरूर देखने को मिला कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो निश्चित रूप से एक अप्रत्याशित परिणाम आपके सामने आ सकते हैं। कुछ पार्टियों ने वॉकआउट का भी मतलब बहिष्कार करने का फैसला किया है, फेल रहने का फैसला किया जो अकाली दल। देखिए, वो तो बीजेपी को समर्थन दिया है, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने बहिष्कार किया। बहिष्कार का मतलब बीजेपी मोदी जी का साथ दिया है। तो अब ये पूरा पंजाब और पूरा देश जान गया कि ऐसे वक्त में जब पंजाब एक त्रासदी से गुजर रहा है, अकाली दल बीजेपी के साथ खड़ा है। तो ये तो पूरे देश ने देख लिया ना कि इनका क्या मिला जुला खेल है। बाहर बोलते हैं, अंदर मिले रहते हैं। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बाढ़ प्रभावित राज्यों की अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जब पंजाब और हिमाचल में बाढ़ से तबाही मची थी तब पीएम विदेशी दौरे पर थे, लेकिन अब जब हालात सामान्य हो गए तो वहां का दौरा कर रहे हैं। राजपूत ने सवाल उठाया कि क्या इन राज्यों को इसलिए नजरअंदाज किया गया है कि यहाँ विपक्ष की सरकारें हैं। जब बाढ़ की विभीषिका खत्म हो गई, नदियों का क्या नाम उतार पर है, अब उफान पर नहीं है, तब प्रधानमंत्री जी बहुत एहसान कर रहे हैं हिंदुस्तान पर कि हिंदुस्तान पहले वो आए चीन से विदेशी दौरे से, अब पंजाब जाने की वो कृपा कर रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, जन जन परेशान है हिमाचल का, कण कण परेशान है पंजाब का। वो पंजाब जिस पंजाब ने पूरे देश को हरित क्रांति में सहारा दिया, वो पंजाब जिसने पूरे देश को जहां खाने की कमी होती है वहां लोग पहुंच जाते हैं, आज की डेट में सरकार वहां पर पहुंचने में इतना देर लगा रही है, प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचने में इतनी देर लगा रहे हैं। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। क्या सिर्फ हिमाचल को और पंजाब को आपने इसलिए छोड़ दिया था कि यहां पे विपक्ष की सरकारें हैं? ये आपका रवैया तो कतई उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सरकार का रवैया कतई उचित नहीं है। जब बाढ़ की विभीषिका अपने चरम पर थी, प्रधानमंत्री जी विदेश की सैर का सुख ले रहे थे, और आज जब नदियां उतार पर आ रही हैं, प्रधानमंत्री जी वहां जा रहे हैं। खैर, प्रधानमंत्री जी से हमें उम्मीद है कि बाढ़ राहत में हरियाणा हो, पंजाब हो या हिमाचल हो, विशेष रूप से हिमाचल में जो तबाही हुई है बिजली के गिरने से, बरस का नाम बादल के फटने से, उन सारी चीजों के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपए का पैकेज हिमाचल को भी देंगे और पंजाब का भी जितना नुकसान हुआ है उसका भी पूरा का पूरा पैकेज जो है प्रधानमंत्री जी देंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। जम्मू कश्मीर के डोडा विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वो विधानसभा से लेकर सड़कों तक जनता के अधिकार के लिए प्रशासन और सरकार से भिड़ते रहे। इसी कड़ी में विधायक महराज मलिक को जम्मू कश्मीर पुलिस ने बीते सोमवार को कानून व्यवस्था बिगाड़ने के संदेह पर पीएसी के तहत गिरफ्तार कर लिया है।
विधायक मेराज मलिक की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने गंभीर सवाल उठाए हैं। जिस प्रकार से डेमोक्रेटिक सिस्टम का पतन हुआ है, जिस प्रकार से लाखों जनता ने वोट देकर एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है, उसकी ये दशा देखकर पीएसए लगा दिया गया है। किसी भी दृष्टि से देखें आप, इसको सही नहीं ठहराया जा सकता। इसको धर्म की राजनीति के साथ भी जोड़ा जा रहा है, तो धर्म की राजनीति यहाँ नहीं चलेगी। हर आदमी पढ़ा लिखा है, हर आदमी को समझ है, तो इसमें धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। और जिस प्रकार से मेराज मलिक पीएसए लगाया गया है, किसी भी तरीके से इसको अच्छा नहीं ठहराया जा सकता। लोगों का विश्वास होता है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। हम ये चाहते हैं कि इसको पीएसए हटाया जाए, पीएसए हटा करके हमारे मेराज मलिक को मुक्त किया जाए, लोगों का विश्वास बहाल किया जाए। ऐसे हालात 370 में नहीं बने थे। जब 370 हटाई गई थी तो लोगों में पकड़ धकड़ की गई थी, लेकिन ऐसे हालात ऐसे नहीं बने थे। आज टोटा में देखा है, गली गली जाके उसको पकड़ा जा रहा है, लोगों को गली गली अपनी आवाज को बोलने के लिए उसको किया जा रहा है। तो इस प्रकार का जो है उसको सही नहीं ठहराया जा सकता। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। हम कहते हैं अगर कोई उन्होंने गलत लफ्ज मुंह से निकला है, उसके खिलाफ पीएसए नहीं हो सकता है। उसके खिलाफ पीएसए जो है वो कहीं भी ऑथेंटिक नहीं है कि कोई भी तंजीम, कोई भी सियासी पार्टी इसको सही नहीं ठहरा सकती। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक बार फिर से भूस्खलन से भारी तबाही मची। आनी विकासखंड निर्मंड की ग्राम पंचायत खाटू के शर्मानी गांव में आज सुबह लगभग 2 बजे अचानक भूस्खलन हो गया। ग्राम पंचायत प्रधान भोगाराम ने इसकी पुष्टि की है। अब तक मिल सकी जानकारी के मुताबिक इस हादसे में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई है, जबकि एक लापता बताया जा रहा है। गांव में दहशत का माहौल है और लोग पूरी तरह सहमे हुए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पिछले हफ्ते हुई भारी बारिश ने भारी तबाही मचाई और राज्य को हर तरह नुकसान हुआ है। लोगों की जान से लेकर संपत्ति तक का नुकसान हुआ है। हमारे किसानों की फसलें बर्बाद हो गई और कई भूस्खलन हुए हैं। पिछले हफ्ते की बारिश ने अत्यधिक नुकसान पहुंचाया है और निश्चित रूप से प्रदेश को जहां जान माल का नुकसान हुआ है और संपत्ति का भी नुकसान हुआ है। हमारे किसानों की फसलें बह गई हैं, बहुत जगह लैंडस्लाइड्स हो गया है, बहुत जगह जमीन धंस गई है। पीने की पानी की योजनाएं पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, सिंचाई की योजनाएं पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। बिजली के ट्रांसफार्मर तकरीबन काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और सड़कों का तो बेहाल है। मेरा मानना है कि 2023 से पहले की जो आज से ज्यादा नुकसान इस बार हुआ है। 2023 में हमने ये सबक सीखा था कि इस बार जो हमारी जानें हैं वो कम गई हैं। लोग अवेयर थे, लेकिन क्लाउड बस्ट की घटनाएं जो बढ़ रही है इसके कारण बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और क्लाउड बस्ट की घटनाओं का साइंटिफिक अध्ययन होना बहुत जरूरी है। एक चीज जो हमें लोगों ने बताया कि इतने बुजुर्ग जो हमारे थे उन्होंने कहा कि इतने ज्यादा क्लाउड बस्ट पहले कभी नहीं होते थे। इस बार तो 56 से ज्यादा के करीब क्लाउड बस्ट हो गए हैं। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तातिशी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से अपील की है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के सभी बाढ़ प्रभावित परिवारों की ओर से मैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से अपील करती हूं कि वो प्रत्येक प्रभावित परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य को 18,000 रुपये की आर्थिक सहायता और संपत्ति के नुकसान का मुआवजा प्रदान करें। सभी बाढ़ प्रभावित छात्रों को किताबें और स्टेशनरी दी जानी चाहिए। दिल्ली के प्रभावित किसानों को 20,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया जाना चाहिए। लोगों के मन में ये डर है कि सरकार ने रिलीफ कैंप में कोई मदद नहीं करी, कोई व्यवस्था नहीं करी, ना पानी था, ना साफ सफाई थी, ना बिजली थी, ना ठीक खाना था। तो आज इन हजारों परिवार की ये चिंता है, उनके मन में ये दर्द है कि क्या सरकार अब हमारी मदद करेगी। तो इन सब परिवारों की तरफ से रेखा जी, मैं आपको मदद की अपील करती। सबसे पहले क्योंकि इन परिवारों के सदस्य 10 दिन से काम पे नहीं जा पाए और आने वाले कई दिनों तक काम पर नहीं जा पाएंगे, दिल्ली के मिनिमम वेजेस के आधार पर जो 18,000 रुपए महीने हैं
हर परिवार के एडल्ट मेंबर को इस हिसाब से फौरी तौर पर रिलीफ दिया जाए। यानी बाढ़ पीड़ित परिवारों के हर एडल्ट मेंबर को 18,000 रुपए तुरंत दिए जाएं कि वो अपनी जिंदगी को ऑन ट्रैक लेके आ सके। इसके अलावा हर परिवार को उनके घर में हुए नुकसान के आधार पर उनको मुआवजा दिया जाए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि यमुना का जलस्तर जब बढ़ा तब रात भर जागकर अधिकारियों ने काम किया। हर जगह अधिकारियों ने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई, इसलिए उनको हमने प्रोत्साहित किया है और इस अभियान में और भी काम करने की आवश्यकता है। लोगों को वापस घर बसाने के लिए जिन सुविधाओं की ज़रूरत है सरकार उसमें मदद करेगी। जो किसानों का नुकसान हुआ है उसको हम राहत राशि देंगे। इसी तरीके से दिल्ली फिर से अपनी लाइन पर खड़ी हो जाएगी, इसलिए जो भी व्यवस्थाएं करने की ज़रूरत पड़ेगी वो हम करेंगे। इस यमुना का स्तर जब बढ़ा और यमुना फ्लड प्लेन में पानी इकट्ठा हुआ, रात भर जग करके सभी अधिकारियों ने काम किया। जब रात को मुंगेशपुर ड्रेन टूटी तो भी, अन्य जगह जब गुड़गांवा की तरफ से पानी आया खेतों में तो भी, हर जगह अधिकारियों ने अच्छा अपनी भूमिका निभाई, इसलिए उनको प्रोत्साहित भी किया। और अभी इस रिलीफ में और भी काम करने की आवश्यकता है। लोगों को वापस अपने घरों में बसाने के लिए जिन सुविधाओं की जरूरत है सरकार उसमें भी मदद करेगी। जो किसानों का नुकसान हुआ है उनको भी हम राहत राशि देंगे और इसी तरीके से फिर से दिल्ली अपनी लाइन पे खड़ी हो जाए, अपनी वर्किंग में लग जाए। इसके लिए जो भी व्यवस्थाएं सरकार को खड़ी करनी है पूरी सरकार लग करके लोगों को वो सारी तैयारियां कराएगी। और आने वाले समय में जो रामलीला और दुर्गा पूजा की तैयारियां, सिंगल विंडो सिस्टम हमने जो बोला है वो भी कावड़ की तरीके से हमारे सभी डीएम ऑफिसेज ने अपनी तैयारी कर ली है। किसी एक भी रामलीला समिति को या दुर्गा समिति को कहीं पे भी धक्के खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिंगल विंडो सिस्टम पे उनको असिस्टेंस मिलेगा। पूरी दिल्ली तैयार होगी, सजेगी, संवरेगी दिवाली की तैयारियों के लिए। और जो हमने पहले भी कहा कि जीएसटी रिफंड भी हम अपने सभी उद्योगपतियों को और व्यापारियों को देंगे, जो उनका सरकार की तरफ पिछली सरकारों से जो बकाया था। ईमानदारी से दिल्ली की सेवा में ये सरकार जुटी है। देश के उपराष्ट्रपति के लिए आज मतदान जारी है। वोटिंग सुबह 10 बजे से शुरू हुई और शाम 5 बजे तक होगी। इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा है कि आंकड़े अपनी जगह हैं, वोट अपनी जगह है, वोट तो अंतरात्मा की आवाज़ से पड़ता है। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा है कि पूरा देश ये जानता है कि बीजेपी पहले इस्तेमाल करती है उसके बाद बर्बाद करती है, इसकी नीति है। आपको कैसे पता? अब आप आंकड़े देखें। नहीं, आपको कैसे पता? अगर आप आंकड़े देखें ना। नहीं, आंकड़े तो ठीक है, लेकिन ये वोट तो अंतर आत्मा के उस पर पड़ता है। और दूसरा, पूरा देश ही जानता है कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। भाई हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो खोए हुए हैं उनके साथ भी यही हुआ। सर अखिलेश जी, उनके पहले कई सहयोगी थे, उन्होंने आज बहिष्कार कर दिया, जैसे अकाली दल हो गया, बीजेडी हो गया, इसको लेकर क्या आप कहते हैं? अभी भी जीत का नंबर हम लोगों के पक्ष में ही आएगा। वो मैंने बता दिया, वही बात है। नंबर नहीं, सवाल ये कि आप संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, और जो कुछ घटनाक्रम है हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन अब उपराष्ट्रपति नया होगा, नए के लिए हम लोगों ने वोट डाला है। गिरिराज सिंह जी के बयान के लिए क्या कहेंगे? उनके लिए कुछ नहीं कहेंगे, उनके लिए कुछ नहीं कहने वाले, उन्हें कुछ नहीं पता है। वैसे क्रॉस वोटिंग की आपको उम्मीद है कि क्रॉस वोटिंग होगी? क्या पता क्या हो, सबने अपना वोट डाला है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एक के बाद एक बड़े ऐलान सुनने को मिल रहे हैं। आज बिहार कैबिनेट की बैठक में 26 एजेंडों पर मोहर लगाई गई है। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना, 176 नए थानों में सीसीटीवी, युवाओं के लिए नई नौकरियां, 8,053 पंचायत में विवाह मंडप, पटना में जीविका भवन, आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय बढ़ाने समेत 26 एजेंडों पर मोहर लगाई गई है। बिहार के हर आयु वर्ग के लिए चुनाव से पहले ये सौगातें दी गई हैं।
बिहार में बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है। ऐसे में नीतीश कैबिनेट की बैठक में युवाओं के लिए नौकरी को लेकर फैसले लिए गए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 8,463 राजस्व कर्मचारी के पद स्वीकृत किए हैं, लेकिन अब 3,303 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया है। नीतीश कैबिनेट ने बिहार के 8,053 पंचायतों में विवाह मंडप बनवाने का निर्णय लिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत 50 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। सीएम नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट बैठक में सबसे बड़ा फैसला आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के लिए लिया है। आंगनबाड़ी वर्कर्स का मानदेय 7,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए और आंगनबाड़ी हेल्पर्स का मानदेय 4,000 से बढ़ाकर 4,500 रुपए कर दिया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को एक्स पर पोस्ट शेयर कर जानकारी दी थी। बिहार के नए थानों में अब सीसीटीवी कैमरे भी देखने को मिलेंगे। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 280 करोड़ रुपए 176 थानों में सीसीटीवी कैमरे, डैशबोर्ड निर्माण और भविष्य में नए थानों के लिए सीसीटीवी लगाने के लिए स्वीकृत किए गए हैं। बिहार के 6 बड़े शहर पटना, गयाजी, छपरा, सहरसा, भागलपुर और बेगूसराय में सदगुरु के फाउंडेशन को सौदाग्रह के लिए लीज पर जमीन देने की स्वीकृति मिली है। देश में आज उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहा है और इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर बड़ा बयान दिया है। पायलट ने धनखड़ के अचानक इस्तीफे और उनका पब्लिक में नहीं आने पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उनकी चुप्पी और गायब होने का कारण रहस्यमय है। साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की जीत का दावा किया है। सचिन पायलट ने कहा है कि जगदीप धनखड़ साहब कहाँ हैं, किसी को मालूम नहीं है। उनका कोई बयान नहीं आया, वो दिखाई नहीं दिए हैं। जो पर्दा डाला गया है वो बहुत चौंकाने वाला है। किसी को मालूम नहीं है वो है कहाँ, उनका कोई वक्तव्य नहीं आया, वो दिखाई नहीं दिए। तो इस तरह जो पूरा पर्दा डाला गया है प्रकरण के ऊपर, ये बड़ा चौंकाने वाला है। आज से पहले कभी भी, और धनखड़ साहब बड़े दबंग व्यक्ति हैं। उन्होंने हर बात को अपनी बड़ी मजबूती से रखा। उनको लंबा समय, क्योंकि वो राजस्थान से हैं, हम बहुत लंबे समय से उनको जानते हैं, लेकिन वैसे व्यक्ति नहीं है कि अपनी बात बेबाकी से ना रखें। लेकिन क्या कारण रहे कि वो अचानक एकदम चुप हो गए और गायब हो गए और सच्चाई सामने ही नहीं आ पा रही कि ये पद खाली क्यों किया गया। उनका कार्यकाल बचा था, उन्होंने अचानक इस्तीफा दिया। बहरहाल आज चुनाव होगा और हमें लगता है कि जो हमारे एनडीए के उम्मीदवार हैं उनको अच्छा समर्थन मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। लेकिन ये जो पूरा अनावश्यक रूप से एक चुनाव आया उपराष्ट्रपति पद का, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी और आया क्यों किसी को मालूम नहीं है। और जो इतने बड़े पद पे कोई रहे व्यक्ति, वो अपनी बात बोल ना सके इतने लंबे समय तक, ये बड़ा चिंता का चर्चा है पूरे देश में कि ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण थे। और बीते 31 अगस्त को अफगानिस्तान में 6.0 तीव्रता का भूकंप आया था। इसमें 2,200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये संख्या बढ़ सकती है। करीब 5 लाख लोग भूकंप से प्रभावित हुए हैं, जिनमें से आधी संख्या बच्चों की है। भूकंप पीड़ितों में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पाकिस्तान और ईरान से डिपोर्ट किया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि 49 गाँव में 5,230 घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। 672 घरों को भी आंशिक नुकसान पहुंचा है। यूएन की टीमें अभी बाकी 362 गांवों तक नहीं पहुंच पाई हैं, क्योंकि वहां तक जाने वाली सड़कें टूट चुकी हैं। इन गांवों में भूकंप से हुए नुकसान का आकलन करना भी मुश्किल हो गया है। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र मानव कार्यकाल की कोऑर्डिनेशन चीफ ने बताया कि जलालाबाद से 100 किलोमीटर दूर एक जगह पहुंचने में 6.5 घंटे लगे, क्योंकि सड़कें संकरी हैं। लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद हो चुका है। कई ट्रक और गाड़ियां राहत सामग्री लेकर जा रही थी, लेकिन रास्ता कठिन होने की वजह से ट्रक आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लोगों की हालत बहुत खराब है। कई लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। उनके पास खाना नहीं है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है, शौचालय जैसी सुविधा भी नहीं है। 90% से ज्यादा लोग खुले में शौच कर रहे हैं। ऐसे में हैजा बीमारी फैलने का खतरा है। महिलाओं और बच्चों को लेकर सबसे ज्यादा मुश्किल हो रही है। उन्हें साफ पानी, गर्म कपड़े और टेंट की जरूरत है, क्योंकि अक्टूबर के अंत में बर्फबारी शुरू हो जाएगी। जल्द ही एक इमरजेंसी फंड की अपील की जाएगी, ताकि टेंट, खाना, पानी और दवाइयां भेजी जा सकें। तालिबान प्रशासन ने राहत कार्यों में सहयोग किया है। यूएन ने कहा है कि महिलाओं को भी राहत टीमों में शामिल किया जा रहा है, ताकि सबकी मदद की जा सके। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दे इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।